Hello students, today's topic is constant transfer factor. It means constant transfer factor refers the stage, इस stage को refer करता है ये when increasing application of the variable factor, जब मतलब कि हम variable factor को ज़्यादा बढ़ाते हैं, no more result in increasing marginal product, मतलब कि जो marginal product है उसमें कुछ भी रिजल्ट नहीं आता, ना वो इंक्रीज होता ना वो डिक्रीज होता, वो क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है of the factor. Rather, marginal product of the factor tends to stable, मतलब कि stabilize. ये जो होता है marginal product जो होता है उस factor production का वो stabilize मतलब स्थिर रहता है, constant रहता है. Accordingly, इसके accordingly मतलब total output increases only at that constant rate. मतलब कि जो total output है हमारी वो increase होगी, लेकिन only at that constant rate, एक ही constant rate पे एक स्थिर दर के ऊपर ही वो increase होगी. Inversely, the marginal cost of production must remain constant. इसके साथ मतलब कि जो marginal cost होती है वो भी production की जो होती है वो हमेशा constant से रहती है. इस केस में constant transfer factor है. Next, इसकी जो definition दी हुई है वो है, प्रोफेसर हैंसन ने इसकी definition दी हुई है. वो बोलते हैं कि constant transfer factor occurs when constant transfer factor कब occur कब होता है when additional application of the variable factor, जब मतलब कि additional application variable factor को जब हम अलग addition करते हैं, उसको और ज़्यादा add करते हैं, increases output only at the constant rate. उसकी output जो बढ़ती है वो सिर्फ constant rate के ऊपर ही बढ़ती है, सिर्फ दर के ऊपर वो उसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती है. इस टेबल के द्वारा इसको डिस्क्राइब किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है. टेबल 5 एंड फिगर 2 इलस्ट्रेट द ऑपरेशन ऑफ कांस्टेंट ट्रांसफर फैक्टर. जो टेबल 5 हम लोगों को ये टेबल जो है ये हम लोगों को ये वाली कांस्टेंट ट्रांसफर फैक्टर की सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है. जैसे कि यूनिट ऑफ लेबर जो है वो वेरिएबल है, ठीक है, उनको बढ़ाया घटाया जा सकता है, जो कि है 1 2 3 4 5, ठीक है. यूनिट्स ऑफ लैंड क्या है वो कांस्टेंट है, स्थिर है, लैंड को हम नहीं बदल सकते. उसके बाद टोटल प्रोडक्ट जो है इसने दिया हुआ है हम लोगों को 5 10 15 20 25, ठीक है. तो मतलब कि टोटल प्रोडक्ट जो बढ़ा हमारा एक स्थिर कांस्टेंट रेट से बढ़ा 5 10 15 20 25. टोटल प्रोडक्ट को अगर हमारे पास हो तो मार्जिनल प्रोडक्ट को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए TPN माइनस TPN माइनस 1, मतलब कि जो 5 माइनस 10 15 माइनस 10 20 माइनस 15 25 माइनस 20, तो ये जो मार्जिन करता है हमारा कांस्टेंट रेट पे आया. हम लोगों को ये क्लियर हो रहा है कि ये जो मार्जिन करता है हमारा ये कांस्टेंट रेट पे आया, मतलब कि 5 की दर से ही ये बढ़ रहा है. 5 5 5 5 स्थिर है, जो मार्जिन करता है हमारा स्थिर है, कांस्टेंट है, एक ही रेट के ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन एक ही रेट के ऊपर एक रेट जो है इसका वो कांस्टेंट है, ठीक है. इसी के साथ टेबल shows that as soon as units of labor are combined with fixed amount of the land, मतलब कि बोल रहा है कि फिक्स्ड अमाउंट लैंड का जो फिक्स्ड अमाउंट है हमारा उसके साथ लेबर की जितनी मर्जी यूनिट्स हम लोग उनको ऐड करते चले, कंबाइन करते चले, तो टोटल आउटपुट इंक्रीज ओनली एट द कांस्टेंट रेट. जो टोटल आउटपुट है हमारी वो इंक्रीज हो रही है एट द कांस्टेंट रेट. देखिए 5 10 15 20 25, ठीक है. मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर लेबर रिमेन्स कांस्टेंट. जो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा एमपी है वेरिएबल फैक्टर का वो क्या है, रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट ही रहेगा, स्थिर ही रहेगा. इसको हम लोग डायग्रामेटिकली भी शो कर सकते हैं. जो टीपी है हमारा, जो टीपी का डायग्राम है उसमें एक्स एक्सिस में हम लोग ने लिए यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, वाई एक्सिस में हमारा टोटल प्रोडक्ट को क्या है ये शो कर रहा है. ऐसे ही फिगर 2 का जो बी पार्ट है उसमें यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी. तो देखेंगे आप कि फिगर 2a टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट इंडिकेटेड बाय एन अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन टीपी कर्व. मतलब कि ये जो टीपी कर्व है हमारा ये अपवर्ड स्ट्रेट लाइन है, ये एक ऊपर की ओर बढ़ती लाइन है, और ये लाइन क्या शो कर रही है हम लोग को टोटल प्रोडक्ट. और फिगर 2 भी जो है हमारा वो शो कर रहा है कांस्टेंट मार्जिनल प्रोडक्ट. ये कांस्टेंट एमपी को शो कर रहा है, कांस्टेंट स्थिर है, ये भी एक जगह स्टेबल है.
प्रोडक्ट एट अ वेरिएबल फैक्टर इंडिकेटेड बाय हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एनपी। ये देखेंगे आप कि जो एनपी है ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल भी है, ऐसा भी हो सकते हैं। और जो एनपी इस स्ट्रेट लाइन के आने का क्या कारण होगा, क्योंकि जो टीपी है हमारी वो एक कांस्टेंट रेट के साथ ही बढ़ रही है। इसके कॉजेस क्या है, कॉजेस ऑफ कांस्टेंट ट्रांसफर फैक्टर, जो कि इसके कॉजेस हैं कांस्टेंट ट्रांसफर ऑफ फैक्टर में बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। इसको नीचे दिए गए फैक्टर्स के द्वारा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 1, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। सबसे पहले इसका कारण क्या है कांस्टेंट ट्रांसफर स्केल का, कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। ऑप्टिमम मतलब अधिक से अधिक जो है हम लोगों ने यूटिलाइज कर लिया, फिक्स्ड फैक्टर को हमने अधिक से अधिक यूटिलाइज कर लिया है। इस करके जो हमारा टीपी है वो एक कांस्टेंट रेट के साथ बढ़ रहा है और एनपी जो है वो भी हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, एज प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर, a stage comes when the fixed factor gets optimally utilized। मतलब कि फिक्स्ड लैंड एक है हमारे पास, उसके बाद अगर हम लेबर को यूनिट्स को बढ़ाते जाएंगे तो एक स्टेज हमारे पास ऐसी आएगी, a stage comes when the fixed factor जो है वो gets optimally utilized, मतलब कि वो अधिक से अधिक जो है यूटिलाइज हो चुके होंगे। इस here that marginal product of the variable factor is maximized and tends to remain constant। मतलब कि जो एमपी है वो हमारा वेरिएबल फैक्टर को मैक्सिमाइज हो चुका होता है और टेंड्स टू रिमेन कांस्टेंट, और वो हमेशा उसमें कांस्टेंट रहता है एमपी हमारा। नेक्स्ट है इसका जो कारण है कांस्टेंट ट्रांसफर फैक्टर का वो है आइडियल फैक्टर रेशियो। ठीक है, कांस्टेंट ट्रांसफर स्केल ऑफ फैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग फिक्स्ड एंड द वेरिएबल फैक्टर्स, मतलब इनके जो एक फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर की जो रेशियो है वो आइडियल है। हेंस मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर स्टेबलाइज एट इट्स मैक्सिमम। तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो अपने एक मैक्सिमम पॉइंट पे स्टिक हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो इसका कारण है कांस्टेंट ट्रांसफर स्केल का वो है मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। मतलब कि इसका वेरिएबल फैक्टर का एफिशिएंटली जो यूटिलाइज होना था वो हो चुका होता है। उसके बाद जो मार्जिनल प्रोडक्ट है हमारा, जो टोटल प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट दर पे रेट पे आ जाता है। more and more of the variable factor is combined with the fixed factor। जब फिक्स्ड फैक्टर के साथ ज्यादा से ज्यादा हम वेरिएबल फैक्टर्स को कंबाइन कर देते हैं, a stage comes when there is a best possible division of labor corresponding to which variable factor is most efficiently utilized। मतलब कि एक स्टेज ऐसी आती है जहां पे बेस्ट पॉसिबल जो डिवीजन होता है लेबर का और लैंड का वो अपना बेस्ट दे चुके होते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंगली इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट टेंड्स टू बी कांस्टेंट एट इट्स मैक्सिमम, मतलब कि वो मैक्सिमम हो जाता है लेकिन एक कांस्टेंट रेट के ऊपर। थर्ड है इसका डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, जो हमारा मतलब जो उसका प्रोडक्ट है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है, डिमिनिशिंग। और इसको और क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इसको हम बोलते हैं दूसरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो जो बोर्ड क्वेश्चन है वो ऐसा भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। जो इस तरह का क्वेश्चन आएगा उसमें हम लोग इसी पोर्शन को कवर करेंगे कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ फैक्टर कैसे एक्सप्लेन करना है। तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ फैक्टर और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ फैक्टर टू अ सिचुएशन इन व्हिच, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें टोटल आउटपुट टेंड्स टू इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट। जो हमारा टोटल आउटपुट है, हमारा ये जो टोटल आउटपुट है ये डिमिनिशिंग रेट पे कम दर के ऊपर बढ़ता है when more of the variable factor is combined with fixed factors of production। जब हम ज्यादा से ज्यादा लेबर को या वेरिएबल फैक्टर को हम लोग बढ़ाते जाते हैं फिक्स्ड फैक्टर के साथ, लैंड के साथ, तो जो होता है हमारा टोटल प्रोडक्ट जो हमारा गिरना शुरू हो जाता है। उसके बाद वेरिएबल फैक्टर मस्ट बी डिमिनिशिंग, इनवर्सली द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन मस्ट बी इंक्रीजिंग। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट जो वो बढ़ेगी और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो घटेगा। इसकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन व्हेन हम एज अ प्रोपोर्शन ऑफ वन फैक्टर ऑफ इन ऑफ फैक्टर इज इंक्रीज्ड आफ्टर द पॉइंट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ दैट फैक्टर विल डिमिनिश। मतलब कि वही बात है कि जैसे जैसे हम लोग लेबर की यूनिट्स को बढ़ाते जाते हैं एक फैक्टर फिक्स फैक्टर के ऊपर, तो वो जो टोटल आउटपुट होती है हमारी, टोटल प्रोडक्ट जो होता है हमारा वो एक लेवल पे आ
एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो रिटर्न्स ऑफ फैक्टर और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है टेबल के द्वारा यूनिट्स ऑफ लेबर की टेबल में 1 to 6 से उसके बाद यूनिट्स ऑफ लैंड की यूनिट वही है 1 है स्टिल है। टोटल प्रोडक्ट जो है हमारे पास 5 8 10 11 10 10 और 9 ठीक है। उसके बाद इसका मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे आएगा टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। फर्स्ट जो हमारा 5 सेकंड आएगा हमारा 8 प्लस 5 माइनस 5 3 10 माइनस 8 2 11 माइनस 10 1 10 माइनस 11 10 माइनस 10 0 और 9 माइनस 10 माइनस 1। क्यों ये देखिए जो मार्जिनल प्रोडक्ट है पहले तो मतलब नीचे की ओर डिमिनिश होना शुरू हो गया एक लेवल पे 0 आ गया और उसके बाद ये कहां पे चला गया नेगेटिव में ठीक है। तो टेबल शोज दैट एज मोर एज यूनिट्स ऑफ लेबर आर कंबाइंड जब मतलब लैंड के साथ हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को लेबर को कंबाइन करके चलते हैं विद अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल के फिक्स अमाउंट के साथ टोटल आउटपुट इंक्रीज ओनली द डिक्रीजिंग रेट। जो टीपी है वो किस रेट से इंक्रीज होगी डिक्रीजिंग रेट से मतलब इसका मतलब ये होगी वो डिमिनिश होना शुरू हो गया नीचे की तरफ आना शुरू हो गया और इट मे बी इवन स्टॉप इंक्रीजिंग एट ऑल मतलब कि ये एक स्टॉप कर देता है बढ़ना उसके बाद स्टिल फर्दर स्टार्ट डिमिनिशिंग उसके बाद क्या होता है स्टार्ट डिमिनिशिंग मतलब नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाता है। द मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज diminishing and beyond a point it becomes zero or even negative। बोल रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है वो वेरिएबल फैक्टर का क्या होता है गिरना शुरू हो जाता है और एक पॉइंट के बाद ये जीरो हो जाता है और इवन नेगेटिव और नेगेटिव भी हो सकता है जैसे कि ये टेबल में शो किया गया है जीरो भी आ गया पहले तो गिरना शुरू हुआ मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश होना शुरू हो गया उसके बाद एक लेवल पे जीरो आ गया और एक लेवल पे जीरो के बाद ये क्या हो गया नेगेटिव भी हो गया माइनस में भी चला गया। नेक्स्ट तो डायग्राम के द्वारा शो करेंगे जो इसकी टीपी है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल की तो सॉरी फैक्टर की डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर की जो टीपी है हमारी वो है एक्स एक्सिस में हम लोग यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर को शो करते हैं वाई एक्सिस में टोटल प्रोडक्ट को और जो टीपी है वो पहले ऐसे को ऊपर की तरफ जा रही है उसके बाद ये एक पॉइंट पे हाई पॉइंट के बाद ये लो की तरफ नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाती है और जो एमपी है वो पहले ऊपर से फिर ये जीरो और फिर ये नेगेटिव दोनों फिगर्स में इसको ऐसे बताया गया है कि टोटल फिगर 3a में क्या बोल रहा है टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग एट द डिक्रीजिंग रेट जो टोटल प्रोडक्ट है इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज हो रहा है एज इंडिकेटेड बाय द स्लोप ऑफ टीपी देखिए टीपी के द्वारा इसको शो किया गया है इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ एट पॉइंट p it becomes maximum जो p पॉइंट हमारा ये मैक्सिमम है ये ज्यादा से ज्यादा हो गया है एंड बियॉन्ड दैट उसके बाद क्या होगा फिर स्टार्ट डिक्लाइन उसके बाद क्या होगा ये डिक्लाइन नीचे की ओर गिरना शुरू हो गया। फिगर 3b जो हमारी शो कर रही है वो है डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिशिंग मतलब कि नीचे की तरफ को गिरता हुआ मार्जिनल प्रोडक्ट है ऑफ द फैक्टर इंडिकेटिंग बाय द डाउनवर्ड स्लोपिंग जो इसको क्या कर रहा है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग को शो कर रहा है बियॉन्ड अ पॉइंट एक पॉइंट के बाद इट विल बिकम जीरो और इवन नेगेटिव एक पॉइंट के बाद ये क्या हो गया ये देखिए यहाँ पे ये जीरो हो गया और उसके बाद क्या हो गया ये नेगेटिव हो गया। इसके कॉजेस क्या है कॉजेस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल के diminishing returns to a factor or the law of diminishing returns may be explained in the terms of the following factors। ये जो factors है इसके कारण है कि diminishing क्यों करना शुरू हो जाता है ये क्यों घटना शुरू हो जाता है। तो पहला है fixity of the factor जो factors है हमको fix किया हुआ है fixity of the factor is the principal cause that explain the occurrence of the law of diminishing returns। मतलब कि जो स्थिर factor है उनका ये प्रिंसिपल सबसे बड़ा कोर्स है दैट एक्सप्लेन अपीयरेंस जो इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स को एक्सप्लेन करता है। मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर कंटिन्यू टू बी कंबाइंड विद अ फिक्स्ड फैक्टर जब एक फैक्टर के साथ ज्यादा से ज्यादा यूनिट
एग्जांपल ज्यादा से ज्यादा लेबर होती है कैन नॉट बी कंटिन्यूअसली यूज्ड इन प्लेस ऑफ एडिशनल कैपिटल। मतलब कि फिक्स कैपिटल के साथ ज्यादा से ज्यादा लेबर को ज्यादा यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। अकॉर्डिंगली इसी के अकॉर्डिंगली क्या होता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू द वेरिएबल फैक्टर बिकम्स जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पोर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। जो फैक्टर्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है पोर कोऑर्डिनेशन होता है। कंटीन्यूअस इंक्रीजिंग एप्लीकेशन of the variable factor along with fixed factors beyond a point cross the limit of ideal factors ratio. The result in poor coordination between the fixed and variable factors. इसका result क्या होता है variable और fixed factor के बीच में poor coordination होता है। The law of diminishing returns accordingly set in. इसके कारण जो है वो law of diminishing returns वो शुरू हो जाता है लग जाता है। The coordination between factors will get so distort that total production start declining so that MP of the variable factor becomes zero or even negative। जैसे कि फिगर 3 में शो किया गया है हम लोगों को कि जो MP है हमारा पहले तो नीचे की ओर आ रहा है और एक स्टेज पे आके ये जीरो हो गया है और उसके बाद इसने नेगेटिव होना शुरू कर दिया। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ। इसको लॉ ये जो है लॉ है हमारा कब अप्लाई होता है economics before regarding the application of this law. Marshall has expressed this concept in these words. Marshall ने इस concept को किन शब्दों में बोला हुआ है बोल रहा है कि while the part of which nature play a production shows a tendency to diminishing returns, the part which plays show tendency to increasing returns. From the above quoted statement of Marshall, it can be concluded that nature role of more dominant is agriculture than in the industry. Why is that the law of diminishing returns? देखिए diminishing returns का law क्यों है एग्रीकल्चर के ऊपर ही क्यों ये अप्लाई होता है। On the other hand, man's role is more important in industry. जो मतलब इसका रोल ज्यादा है मैन का इंडस्ट्री में। Therefore, the law of increasing return operates in industry. जो increasing return का लॉ है वो इंडस्ट्रीज के ऊपर अप्लाई होता है। According to modern economics, जो हमारे आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, this concept is not correct. वो बोलते हैं कि ये concept जो है वो correct नहीं है। They hold that the reason of the application of this law is that one of the factor is fixed. इसका क्या कारण है इस लॉ के अप्लाई करने को बोलते हैं जो हमारे आधुनिक अर्थशास्त्री हैं वो बोलते हैं कि जो फिक्स फैक्टर जो है इसका एक कारण है डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ द लॉ का। दिस फिक्स फैक्टर कैन नॉट बी ओनली लैंड माइंस फिश और बिल्डिंग बट मशीन्स रॉ मटेरियल एक्सेट्रा आल्सो। बोल रहे हैं कि ये सिर्फ लैंड या माइंस ही नहीं हो सकते लेकिन ये रॉ मटेरियल और मशीन्स को भी इस फैक्टर में लाया जा सकता है फिक्स फैक्टर की कैटेगरी में। Therefore, this law is application to fields to production that is agriculture, mining or industry. मतलब कि ये जो लॉ है इसलिए वो एग्रीकल्चर माइनिंग और इंडस्ट्री हर किसी क्षेत्र में वो लागू हो जाता है। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का बोर्ड क्वेश्चन है वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्योंकि ये वेरिएबल प्रोपोर्शन का लॉ क्या है when the number of one factor is increasing while all other factor remain constant। मतलब कि एक जो नंबर ऑफ वन फैक्टर इंक्रीजिंग एक फैक्टर जो वो इंक्रीज हो रहा है व्हाइल ऑल फैक्टर रिमेन कांस्टेंट और बाकी के फैक्टर जो वो कांस्टेंट है स्थिर हैं देन द प्रोपोर्शन बिटवीन द फैक्टर इज अल्टर। उसके बाद क्या होता है फैक्टर्स का जो प्रोपोर्शन होता है परसेंटेज होती है वो अल्टर होती है चेंज होती है। सपोजिंग देयर आर टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वहां पे हम लोग ये सोच के चलते हैं कि दो फैक्टर प्रोडक्शन है लैंड एंड लेबर। लैंड इज फिक्स्ड फैक्टर एंड लेबर इज वेरिएबल फैक्टर। लैंड जो है वो फिक्स्ड फैक्टर है अगर एक टुकड़ा भूमि का है तो वो एक ही रहेगा लेकिन जो वेरिएबल है जिस पे व्यक्ति काम करेंगे मजदूर काम करेंगे वो क्या होते हैं वो वेरिएबल फैक्टर होते हैं वो घट बढ़ सकते हैं। सपोजिंग अ लैंड मेजरिंग 2 हेक्टेयर्स अगर हमारे पास लैंड है 2 हेक्टेयर्स की यू ग्रो टोमेटोज ऑन इट विद द हेल्प ऑफ अ लेबर। मतलब इसमें 2 हेक्टेयर लैंड में हम लोग अगर इसमें टोमेटो उगाना चाहे विद द हेल्प ऑफ वन लेबर एक मजदूर की सहायता से अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन बिटवीन लेबर एंड लैंड तो उसमें लेबर और लैंड में क्या परसेंटेज आएगी प्रोपोर्शन क्या होगा उसका 1:2। क्यों क्योंकि जो लैंड है वो 2 हेक्टेयर है और जो लेबर है वो 1। इफ द नंबर ऑफ लेबर्स इज इंक्रीजिंग टू 2 then the new proportion will be
between labor and land will be 2:2. अगर हम लेबर को भी बढ़ा देते हैं, एक की जगह 2 रख देते हैं, तो हमारा जो प्रोपोर्शन होगा, परसेंटेज आएगी, वो क्या बन जाएगी हमारी 2:2, क्योंकि लैंड भी हमारे पास 2 हेक्टेयर है और मजदूर भी हमारे पास 2 है, लैंड एंड लेबर 2:2. If there are 2 hectares of land per labor previously, there will be 1 hectare of land per labor. अगर बोल रहा है कि जैसे पहले एक व्यक्ति ही उस लैंड पे काम कर रहा था 2 हेक्टेयर के ऊपर, और अब जब 2 व्यक्ति उस काम करने आ गए हैं, तो उसमें एक लेबर के ऊपर 1 हेक्टेयर की जो भूमि वो डिवाइड होती है. On account of change in proportion of factor, there will also be a change in total output in different rates. इसके बाद क्या होता है, on account of change in proportion, अगर हम लोग उस proportion, उस परसेंटेज को चेंज करते हैं, तो there will be also be change in total output. मतलब कि जो टोटल आउटपुट है उसमें डिफरेंट सेल्स के ऊपर वो चेंज आएगा. इन इकोनॉमिक्स दिस टेंडेंसी इज लॉग वेरिएबल. इसकी मतलब ये जो वेरिएशन होगी इसमें प्रोडक्शन में, इसकी वेरिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस टेंडेंसी इज लॉग वेरिएबल. यही जो है वो लॉग वेरिएबल है. द लॉ स्टेट्स दैट एज द प्रोपोर्शन ऑफ फैक्टर्स चेंज, ये लॉ क्या बताता है कि एज द प्रोपोर्शन ऑफ फैक्टर्स चेंज, अगर फैक्टर के प्रोपोर्शन परसेंटेज अगर चेंज हुई है, the total output raise increase more than proportionately, मतलब कि जो total output है वो ज्यादा बढ़ेगी than proportionately and finally less than proportionately. मतलब कि पहले ये उत्पादन जो बढ़ते हुए दर से आएगा, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा और उसके बाद ये less proportionately कम होना भी शुरू हो जाएगा. इसकी जो डेफिनेशन है log variable proportion की, तो according to Lethbridge, the log variable proportion states that if the input of one resource is increased by equal increment per unit of time, while the inputs of other resources are held constant. मतलब कि एक चीज को अगर हम लोग बढ़ाते जाएं और अदर जो इनपुट्स हमारी are held constant, उनको स्थिर रखा जाए, total output will increase. जो total output हमारी पहले क्या होगी, increase होगी, but beyond some point. लेकिन एक पॉइंट के बाद क्या होगा, the resulting output increase will become smaller and smaller. जो हमारी प्रोडक्शन बढ़ रही थी उसका रिजल्ट क्या होगा कि वो स्मॉलर एंड स्मॉलर, कम और कम उसके बाद वो होती जाएगी. इसके बाद आई इसकी अजम्पशंस ऑफ द लॉ. मतलब इस जो लॉ हमारा नियम है, इसकी अजम्पशंस, इसकी मान्यताएं क्या हैं. तो occurrence of the variable proportion can be fully appreciated only in the light of its assumption. इसकी मान्यताओं के साथ ही ये जो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये चलता है. और इसकी अजम्पशंस क्या है हमारी, प्रोडक्शन इज नॉट अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन टाइप. प्रोडक्शन जो है वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन टाइप की नहीं है,